हाँ भैया, तुम नेशनल इनकम की कुछ एक थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है जी। कौन कौन सी थ्योरी की? गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो आपसे पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं हम। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से ही बातों की शुरुआत करते हैं कि यहाँ हमारी नेशनल इनकम की थ्योरी के अंदर कितने तरह के गुड्स होते हैं हमारे। तो कितने तरह के गुड्स होते हैं हमारे? दो तरह के गुड्स होते हैं हमारे मेनली। एक जो फाइनल गुड्स हैं, बहुत बार सुन चुके हैं हम ये सभी नाम। और दूसरा एक जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फाइनल गुड्स का मतलब ये बिल्कुल भी मत निकालिएगा कि फाइनल गुड्स जो बनके तैयार हो चुके हैं, जो फाइनल हैं, बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं और जिनके ऊपर प्रोसेसिंग बाकी है, जो अधपके हैं, जिन जो वर्क इन प्रोग्रेस में है, वो इंटरमीडिएट गुड। तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली कौन खरीद रहा है और किस पर्पज के लिए खरीद रहा है, इस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड। तो बेसिकली अगर कभी भी एक आम आदमी, और जहां आम आदमी को हम यहाँ इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में हाउस होल्ड सेक्टर पुकारते हैं, तो अगर कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग कर रहा पर्सन, कोई इंसान, कोई पर्सन, एक कॉमन पर्सन जो बिजनेस नहीं कर रहा, वो अपने पर्सनल कंजम्पशन पर्पज के लिए, अपने कंजम्पशन पर्पज के लिए कोई भी चीज परचेज कर रहा है, तो फाइनल गुड की कैटेगरी में आता है। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए कुछ एक एग्जांपल भी टेकअप करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन सबसे पहले आपको ये मेन कीवर्ड अच्छे से पकड़ लेने चाहिए। क्या कि अगर कहीं भी एक हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा पर्सन अपने कंजम्पशन पर्पज के लिए कोई भी चीज खरीदेगा, तो वो फाइनल गुड होगा। साथ ही साथ अगर कोई भी गुड इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदी जाए। अब इन्वेस्टमेंट पर्पज का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट पर्पज का मतलब कि हमने खरीदा है और हम इस चीज को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, वो भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। अगर अकाउंट्स की लैंग्वेज में बात करूं तो यहां पर एसेट्स की बात चल रही है हमारे। तो अगर कोई भी चीज हम अपने लंबे वक्त के लिए फायदे के लिए खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदेंगे, अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, वो भी काफी लंबे वक्त तक, तो बेसिकली उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज बोला जाएगा, फाइनल गुड की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए कहीं भी एक हाउस होल्ड सेक्टर नहीं परचेज करता, बल्कि फर्म जो बिजनेस कर रही है वो ही एसेट खरीदती हैं। जैसे मशीन खरीद रही हैं, बिल्डिंग खरीद रही हैं, या एक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्कूल के अंदर वैन खरीदी जा रही है, स्कूल के अंदर डिजिटल बोर्ड अगर खरीदा जा रहा है, तो ये सारी सारी चीजें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी, तो वो आपकी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी और तुरंत आप उस गुड को अपना फाइनल गुड ही बोलोगे। इंटरमीडिएट गुड कब बोलने वाले हैं हम? जब कोई भी चीज अगर रीसेल पर्पज के लिए खरीदी जा रही है, रीसेल यानी खरीदी तो है लेकिन बेचने के लिए, ऑब्वियसली ये भी फर्म सेक्टर ही करते हैं। क्या हाउस होल्ड जो बिजनेस नहीं करते, क्या वो ये काम करेंगे? तो ऑब्वियसली नहीं। जैसे कि मोबाइल डीलर जिसका काम क्या है, मोबाइल बेचना, उसने मोबाइल खरीदे हैं बेचने के लिए। या नॉर्मल जो ग्रोसरी शॉप वाले होते हैं, वो काफी सारा सामान खरीदते हैं, क्या खुद के कंजम्पशन के लिए? मेनली नहीं, मेनली तो बेचने के लिए। हाँ, उसमें से जो थोड़ा बहुत पोर्शन वो खुद कंज्यूम करेंगे, तो ऑब्वियसली वो तो हमारी फाइनल गुड की ही कैटेगरी के अंदर आएगा। लेकिन मेनली अगर क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि कोई भी एक ग्रोसरी शॉपकीपर है, उसने दालें खरीदी हैं, चावल खरीदा है, तो खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं, आमतौर पर बेचने के लिए, तो इंटरमीडिएट गुड रहेगा। इसके अलावा अगर 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 किसी भी फॉर्म ने, अगेन फॉर्म ने यानी बिजनेसमैन ने कोई चीज परचेज तो की है, लेकिन किस लिए खरीदी है? वो बेसिकली फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, यानी उन चीजों की मदद से फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, वो गुड्स का या सर्विसेज का। यानी एग्जांपल के लिए कुछ हद तक रॉ मटेरियल कह सकते हो आप। रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं किस लिए? क्या फर्दर बेचने के लिए? ऑब्वियसली रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, क्या एज इट इज खरीद कर एज इट इज बेच देते हैं? तो ऑब्वियसली नहीं। उस रॉ मटेरियल की मदद से कुछ कुछ प्रोसेस करते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो किसी दूसरी चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चीज हम परचेज करते हैं, वो भी हमारा इंटरमीडिएट गुड कहलाती है। तो सबसे पहले बताओ जी, क्या ये बातें हमें कनेक्ट होती हैं या नहीं? क्योंकि अगर ये बातें हमें याद होंगी, तभी हम अगले पेज पर जो सवाल है उनका जवाब दे पाएंगे। पहले जरा इसमें कोई बात पूछनी है तो जरूर पूछ लें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, पढ़ी तो हुई है ये आज से पहले, शायद पढ़ी है ना? ठीक है, तो वन बाय वन एक एक करके जवाब देते जाना है और आप ही लोग जवाब देंगे। और जवाब क्या देना है? पहला कि वो आपका फाइनल गुड होगा या इंटरमीडिएट गुड होगा। दूसरा, कारण क्या होगा? कारण का मतलब फाइनल गुड के कारण के तौर पर हमेशा या तो कंजम्पशन बोलोगे या फिर इन्वेस्टमेंट बोलोगे। इंटरमीडिएट गुड में कारण के तौर पर या तो फर्दर रीसेल बोलोगे, या आपने वो खरीदा है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी फर्दर प्रोडक्शन आपका कीवर्ड रहने वाला है। तो आओ जरा जवाब देना शुरू करें। सबसे पहला, हाँ भैया, कोल यूज बाय हाउस होल्ड। आओ बताएं, तुम ही बताओ, कोल यूज्ड बाय हाउस होल्ड फाइनल गुड है ये इंटरमीडिएट गुड है? ये तो फाइनल गुड है। तो एफ जी, शॉर्ट फॉर्म में एफ जी कह रहा हूं मैं, फाइनल गुड। और कारण क्या है? फाइनल गुड के दो ही कारण थे, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन होगा। देखो, हाउस होल्ड वर्ड तो जब कहीं भी आ जाए तो हमेशा कीवर्ड के तौर पर आपका कंजम्पशन ही निकल के आने वाला है और जवाब फाइनल गुड ही होगा। खैर, अगली बात, शुगर परचेज बाय स्वीट शॉपकीपर। हाँ,
इंटरमीडिएट गुड होगा आईजी, आईजी मतलब इंटरमीडिएट गुड, शॉर्ट में हमने लिख दिया। कीवर्ड क्या निकलेगा, क्यों, फर्दर प्रोडक्शन, कि उसने चीनी खरीदी है, शुगर खरीदी है, जिसकी मदद से वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा, किस चीज की, मिठाइयों की, है ना, रसमलाई। तो फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन हमारा कीवर्ड रहेगा, फर्दर प्रोडक्शन। हाँ भैया। देन उसके बाद में कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म, हाँ दोबारा से तुम बोलो, कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, तो किसी फर्म ने यानी बिजनेस एंटिटीज ने, कंपनी ने, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी, उन्होंने कोल खरीदा है। ये भी फाइनल गुड हो सकता है। तो फाइनल गुड में तो या तो एक आम आदमी हाउस होल्ड कंजम्पशन पर्पज के लिए खरीदे, या इन्वेस्टमेंट जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिले। तो क्या है, क्या कोल से उन्हें बहुत लंबे वक्त तक के लिए फायदा मिलने वाला है, तो जवाब है ना। ये क्या होगा, ये होगा तो इंटरमीडिएट गुड होगा, तो क्या, इंटरमीडिएट गुड। अब जरा कारण सोच लो कि कारण क्या रहेगा, क्या फर्दर रीसेल कारण रहेगा, नहीं। कोल, कोल क्यों खरीदा है, आग लगाएंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे, एनर्जी से ही मशीन चलेंगी, मशीन से ही फर्दर प्रोडक्शन होगा। तो बेसिकली लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार में हम इतना कोल खरीद लेंगे कि सालों साल तक बेनिफिट मिले, शॉर्ट टर्म बेनिफिट ही मिलेगा। इन शॉर्ट, जब कहीं भी कोई भी बिजनेसमैन शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कोई भी चीज खरीदता है, बहुत लंबे वक्त तक के लिए अगर उसे फायदा नहीं मिलेगा, तो आप उस सिचुएशन में उस चीज को इंटरमीडिएट गुड और फर्दर प्रोडक्शन ही रीजन के तौर पर कोट कर देंगे। तो फिलहाल के लिए फर्दर प्रोडक्शन ही इस चीज का जवाब रहेगा। हाँ भैया, लेट हो गए तुम, हैं, कुछ जरूरी काम था क्या, मैथ्स का दो दोस्त मेल फीमेल झग- अबे लोंडे कब से लड़ाई करते हैं आपस में। हाँ आजकल देखता तो हूं मैं, हो जाती है, पता नहीं क्यों होती है, हालांकि समझ के बाहर है। थर्ड पर्सन। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। हाँ ये तो हो जाता है। अच्छा यही कारण था। एक नारी सब पे भारी। खैर, तुम ऑफेंड तो नहीं हो रही, हाँ नहीं मत होना। खैर फैक्ट है ये, एग्री करती हो, अच्छा सही है। हाँ वैसे है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, लोंडे आपस में लड़ाई नहीं करते, करते हैं तो इसी मैटर पे करते हैं। चलो खैर, तो पॉइंट नंबर 4, ट्रैक्टर परचेज किया है किसी फार्मर ने, हाँ भैया तुम बताओगे, ट्रैक्टर खरीदा है किसी फार्मर ने। सबसे पहली बात तो फार्मर किस कैटेगरी में फॉल करेगा, हाउस होल्ड या फॉर्म। हम्म तो सबसे पहली बात, फार्मर हाउस होल्ड में फॉल करेगा या फॉर्म के अंदर, तो बेसिकली वो फॉर्म के अंदर फॉल करेगा, वो भी एक अपने आप में बिजनेसमैन ही है, अपना खुद का काम करता है, तो फॉर्म कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। फॉर्म ट्रैक्टर खरीदा है तो ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट देगा, इन्वेस्टमेंट पर्पस रहेगा, तो बिल्कुल सही बात है। क्या है जी, ये हमारा फाइनल गुड है। कारण के तौर पर क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पस, इन्वेस्टमेंट पर्पस। देन इसके बाद में फर्टिलाइजर खरीदे हैं, हाँ भैया तुम्हारा नंबर, आईजी हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। खैर हाँ, आगे कारण के तौर पे क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजर, हाँ हाँ, शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा, फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, फसलें, क्रॉप। तो बेसिकली फर्टिलाइजर की मदद से अब एक फार्मर सीड खरीदे, बीज खरीदे, फर्टिलाइजर खरीदे, पेस्टिसाइड खरीदे, जो भी चीजें खरीदे, सारी सारी शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देंगी, सब में यही कारण जाएगा आपका, फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन। हाँ ओ भैया क्लास के मॉनिटर, अगला नंबर तुम्हारा ही है। शुगर परचेज बाय हाउस होल्ड, आसान सा बताओ, किसी हाउस होल्ड ने, किसी आम आदमी ने खरीदी है चीनी, शुगर, क्या होगा, हाँ क्या उसने, हाँ फाइनल गुड, और कहाँ, यहाँ कंजम्पशन कारण के तौर पर रहने वाला है हमारा। हाउस होल्ड को वर्ड देखने के साथ ही आप तुरंत सीधा सीधा ये कारण बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल गुड, फाइनल गुड, और कारण के तौर पर क्या रहेगा कि कंजम्पशन पर्पज के लिए ही खरीदी है उसने, बेचेगा तो नहीं वो चीनी खरीद कर। खैर, और यहां पर कोई उल्टी सीधी बातें ना बोले कि अगर बेच दी तो ऐसे करके बातें मत बोलना कि अगर बेच दी तो। ठीक है, चलो खैर, ये जरा बताएं, क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विद द ट्रेडर, हाँ फाइनल गुड, और कारण, हाँ क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विद द ट्रेडर, ट्रेडर मतलब एक बिजनेसमैन, तो क्लोजिंग स्टॉक जो साल के अंत पर बचता है, लाई का मतलब जो है उसके पास लाई कर रहा है,
तो क्लोजिंग स्टॉक जो साल के अंत पर बचता है एक बिजनेसमैन के पास, तो वो फाइनल गुड। और कारण क्या रहेगा? एक ट्रेडर यानी बिजनेसमैन ना। कंजम्पशन तो कारण आप देते हो हमेशा हाउस होल्ड के केस में। यहां पर इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट का मतलब मोर देन 1 ईयर। जो साल के अंत पर बचा हुआ स्टॉक है वो आपको अगले साल ही फायदा देगा, फ्यूचर में ही फायदा देगा। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही है एक तरीके से हमारा। तो इन्वेस्टमेंट वर्ड ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो फाइनल गुड बनेगा और आपका कारण रहेगा इन्वेस्टमेंट पर्पस, इससे बेनिफिट हमें नेक्स्ट पीरियड में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। चौक डस्टर खरीदे हैं किसी स्कूल ने। हाँ भैया आ गए तुम, बताओ। नहीं ये, चलो वाक बताओ। हाँ भैया, चौक डस्टर खरीदे हैं किसी स्कूल ने। जहां थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने, अगर कोई स्कूल अगर वैन वगैरह खरीदे, वैन जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, तो उस सिचुएशन में तो हम लोग फाइनल गुड बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर वैन खरीदे या डिजिटल बोर्ड खरीदे या फिर ऐसा कोई भी डेस्क वगैरह खरीदे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज बोलते हुए हम फाइनल गुड बोलेंगे। लेकिन चौक डस्टर तो, हाँ भैया चौक डस्टर, चौक डस्टर ये लो। बट जैसा आमतौर पर हम अपने अकाउंट्स के अंदर भी बोलते हैं कि अगर कोई कैलकुलेटर खरीदा है, अब कैलकुलेटर भी बहुत लंबे वक्त तक के लिए चलता है, लेकिन क्या उसको एसेट बोल देते हैं हम? तो जवाब है ना, क्योंकि उसकी अमाउंट काफी नेग्लिजिबल सी रहती है। हाँ, तो क्योंकि अमाउंट छोटी होती है तो इसलिए भी उसको फिर एसेट नहीं पुकारते हैं, नॉर्मल खर्चा ही मान लेते हैं हम लोग। तो वही बात चौक डस्टर की, एक छोटी अमाउंट है, डस्टर कोई महंगा तो नहीं आना। फाइनल में ही ले लो। कहाँ ले लो फाइनल में? कंजम्पशन में। अब देखो ये कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर करता है, कोई बिजनेसमैन नहीं। और जो स्कूल है ऑब्वियसली एक बिजनेस एंटिटी ही है, कोई हाउस होल्ड तो नहीं। तो यहां ये फॉल नहीं करने वाला। कहां करेगा फिर फॉल? क्या चौक, हाँ हाँ, फॉर फर्दर प्रोडक्शन होने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्या चौक डस्टर हम बेचने के लिए खरीदते हैं, रीसेल? तो जवाब है ना। फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यहां पर मैंने जब एक्सप्लेन में कर रहा तो ओरल मैंने बात बोली थी, और जानबूझ के ओरल ही बोली थी, लिखी नहीं थी क्या, कि यहां पर फर्दर आगे लाइन क्या आएगी? फॉर अ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? फॉर अ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। जो स्कूल्स का काम होता है वो किस चीज का होता है, गुड्स का या सर्विसेज का? तो स्कूल्स का काम होता है बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करने का, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का। तो ऑब्वियसली उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए उन्हें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी और जो हमें शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देंगे, जैसे कि चौक डस्टर भी उन्हीं में से एक है। तो चौक डस्टर की मदद से वो अपना फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। किस चीज का? क्या वस्तुओं का? नहीं, सर्विसेज का, एजुकेशनल सर्विसेज का। तो एजुकेशनल सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए चौक डस्टर की जरूरत पड़ती है ऑब्वियसली। भाई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो रॉ मटेरियल क्या होता है? अब जैसे ये रिमोट बनाने का अगर हमारा काम है तो रॉ मटेरियल क्या होगा? ऑब्वियसली प्लास्टिक, रबड़, ये कुछ कलर्स, ऐसे करके बातें। बट अगर सपोज करो बात करें कि स्कूल इंडस्ट्री के अंदर जहां उनका काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो उनके लिए रॉ मटेरियल क्या रहेगा? ये चौक डस्टर यही रहने वाले हैं। इन्हीं की मदद से ही फर्दर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज कर पाते हैं। तो जवाब क्या आने वाला है? इंटरमीडिएट गुड। और कारण क्या रहने वाला है? फॉर अ फर्दर प्रोडक्शन। और फर्दर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अ सर्विसेज। विच काइंड ऑफ सर्विसेज? एजुकेशनल सर्विसेज। तो उम्मीद करूंगा ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वाली बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। इनकम कितनी तरह की होती है? कितनी तरह की होती है इनकम? अरे नहीं, उस बारे में बात नहीं चल रही। हाँ, दो तरह की होती हैं। कितनी, कौन कौन सी होती हैं? हाँ हाँ, एक होती है हमारी फैक्टर इनकम, जिसको हम अपनी नेशनल इनकम में कंसिडर करते हैं, अपनी एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं। और एक होती है ट्रांसफर इनकम, फ्री की इनकम, बिना किसी एफर्ट्स की इनकम, जिसको हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जब बात आएगी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड की, तो ऑब्वियसली ये जो फैक्टर इनकम है, जो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती हैं, तो ये मेरी नेशनल इनकम में काउंट की जाती हैं, बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन के, ये तो की जाती हैं। बट ये आपकी इंक्लूड नहीं की जाती, ध्यान रखिएगा। ये होती है फ्री की इनकम, बिना किसी एफर्ट की इनकम। यानी इस तरह की इनकम अगर जितनी ज्यादा हो किसी देश में, किसी इकोनॉमी में, तो ये उस इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी लेवल को नहीं दिखाती, नहीं जताती। क्या बात चल रही है, जरा सुनते हैं आराम से। तो यहाँ फैक्टर इनकम के अंदर मेनली क्या क्या आता है? तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मेनली जो हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो मेनली फैक्टर इनकम कौन सी होती हैं? ऑब्वियसली लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले यानी पैसे के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को बदले में दिया करते हैं हम प्रॉफिट।
तो मेन फैक्टर इनकम तो यही होती है, लेकिन एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी प्रोडक्टिव इनकम है, प्रोडक्टिव इनकम मतलब उनके बदले में कोई काम किया गया है और काम के बदले में पैसा मिल रहा है, इसी इकोनॉमी के अंदर ये जितनी ज्यादा होंगी तो हम कह सकते हैं कि काम भी उतना ज्यादा हो रहा होगा, फ्री में नहीं मिलने वाली है। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर फैक्टर इनकम ज्यादा है तो काम भी ज्यादा हो रहा होगा, काम ज्यादा हो रहा होगा तो नेशनल इनकम बेसिकली ज्यादा ही रहेगी। ट्रांसफर इनकम में क्या आता है, तो बेसिकली हल्का सा जो माइंड के अंदर देखो, हर एक वर्ड के बारे में ना माइंड के अंदर होना चाहिए कुछ एक छोटा सा कीवर्ड। तो इसका जो कीवर्ड है वो है फ्री की इनकम। कुछ कर नहीं रहे हो आप, फिर भी आपको मिल रही है। जैसे ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज देखो देखो एक वर्ड होता है नॉर्मल पेंशन, नॉर्मल पेंशन। अब जो नॉर्मल पेंशन है वो कब मिलती है, जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो, बहुत सालों तक काम करते हो, बाद में रिटायर होते हो तो बाद में आपको पैसा मिलता है। क्या वो कोई ट्रांसफर इनकम है? नहीं, वो ट्रांसफर इनकम नहीं है। जो नॉर्मल पेंशन है वो आपकी फैक्टर इनकम ही है। टेक्निकली माना बाद में घर बैठे हमारे पास में पैसा मिलता रहता है, लेकिन उस पैसे के बदले में आपने पास्ट में तो एफर्ट्स लगाए थे, वो पास्ट में आपने एफर्ट्स लगाए थे, उसका कुछ पैसा आपको उसी वक्त मिल जाता है, कुछ पैसा आपको बाद में मिलेगा जब आप रिटायर हो चुके होंगे। तो काम तो हुआ है, प्रोडक्शन तो हुआ है, वो फैक्टर इनकम है। लेकिन एक चीज होती है ओल्ड एज पेंशन, जो किसको मिलती है? सिर्फ ओल्ड एज लोगों को। क्या उन्हें इसलिए मिल रही है उन्होंने कोई काम किया है? नहीं, बस उनकी उम्र बढ़ गई है। तो बेसिकली एक इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर लेवल को बढ़ाने के लिए कि भाई बुजुर्गों को कोई ध्यान नहीं रखता, बुजुर्ग आमतौर पर एक इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन की तरह रहते हैं, कई बार देखा जाता है इस तरीके से, और हर एक फैमिली के अंदर भी कई बार कभी कभी ना चाहते हुए भी देख लिया जाता है इस तरीके से। तो अगर ओल्ड एज पेंशन जैसे कंसेप्ट एक इकोनॉमी में आ जाते हैं तो बुजुर्गों की इतनी ज़्यादा जो वैल्यू लेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो वो थोड़ा वैल्यू एनहांस हो जाती है। जैसे रिसेंट में वो जो वो बनाया जा रहा है ना, क्या वो संजीवनी योजना जो थी केजरीवाल जी की, और जो अब आ गई महिला सम्मान योजना की, तुले हुए हैं वो क्या पैसा देने में। तो वो सारी क्या है? ट्रांसफर इनकम। कि आपको पैसा मिलेगा किस बात का, कि आप फीमेल हैं, जेंडर वाइज आप फीमेल हैं तो आपको पैसा मिलेगा। अभी के लिए तो ऐसी बातें बोल रहे हैं, देंगे वो किसको वो पता नहीं, वो देखते हैं। कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हालांकि वो लगाएंगे, सबको तो नहीं देने वाले बिल्कुल भी, इतना तो पैसा ही नहीं होता सरकार के पास शायद, है ना? होता तो है वैसे। खैर, तो हाँ हो जाएगा पैसा, हाँ हो तो जाएगा पैसा, है ना? मंगा लेंगे, छपवा लेंगे, अपना आरबीआई है, क्या दिक्कत है? खैर, तो ओल्ड एज पेंशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कि आप बेरोजगार हो, इस बात का पैसा सरकार आपको देती है क्या? देती है कि आप बेरोजगार हो तो इस बात का पैसा सरकार आपको दे रही है कि आप बेरोजगार हो। तो बेसिकली देखो, सही बात है। तो लॉजिक तो बेसिकली इस चीज के पीछे यही है कि बेसिकली सभी लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। अगर कोई बेरोजगार है तो क्या वो उसकी गलती है? तो सही उसकी गलती, लेकिन सरकार की भी गलती है कि भाई वो उसको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या उसे अलाउंस देती है सरकार कुछ ना कुछ। तो हाँ मतलब थियोरिटिकली कंसेप्ट तो बेशक है, और हमारी पढ़ाई के अंदर भी वो जो हमने एक मनरेगा स्कीम पढ़ी थी जिसके अंदर बोलते थे कि 100 दिन की गारंटी हम देते हैं, नहीं मिलेगा अगर कोई रोजगार तो देंगे हम आपको पैसा, बहुत कम देते हैं, ज्यादा नहीं देते बिल्कुल भी। ऐसा कुछ मत सोचना कि ठीक है बढ़िया है फिर तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, बेरोजगार बने, घर बैठे पैसा ही पैसा, कोई पैसा ही नहीं पैसा, इतना सा पैसा मिलेगा तुम्हें, और वो भी शायद काफी कम। ठीक है, और मेनली वो मनरेगा स्कीम सिर्फ और सिर्फ आपके रूरल एरियाज के ऊपर ही मेनली एप्लीकेबल होती है, अर्बन एरियाज में तो वैसे भी नहीं। बट ठीक है, ये थियोरेटिकली टर्म तो जरूर है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो कि ट्रांसफर इनकम की कैटेगरी में है, यानी कि ये आपकी नेशनल इनकम में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं की जाती। इसके अलावा ये भी तो मिलती है हमें स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप सरकारी स्कूल में नहीं मिलती, साल के 1500 रुपये नहीं मिलती, साल के 1500 रुपये के आसपास मिलती नहीं भाई। ऑब्वियसली ओबीसी एससी एसटी उनको थोड़ा ज्यादा मिलता है, और उनको बुक्स भी वो फ्री में दे देते हैं। बट हाँ स्कॉलरशिप मिलती तो है, दिल्ली में तो मिलती है बाकी, और अब पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी अब तो पता नहीं है खैर, अब तो पता नहीं, अब तो पता ही नहीं तो बेसिकली हाँ सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है, प्राइवेट में नहीं मिलती। वो तो लेते हैं पैसा, देंगे थोड़ी ना ठीक है, और क्या। सरकारी स्कूल का सही है, पैसा जाता कम है आता ज्यादा है। पूरे एनुअल का देखा जाए तो पैसा आता ही है, जाता तो नहीं है। हाँ हाँ खैर,
तो जो स्कॉलरशिप है वो भी ट्रांसफर इनकम की ही कैटेगरी के अंदर आएगी। एक और वर्ड है, कई बार एक आधे किसी के पेपर में देखा हुआ है, काफी इररिलेवेंट सी बात है वैसे देखा जाए तो, ऑब्वियस सी बात है ये, क्योंकि ये भी नहीं मिलती हमें, तो देते नहीं है घर वाले, पॉकेट मनी घर वाले जो देते हैं उसके बदले में कुछ एफर्ट लगाते हो आप? इनका एफर्ट तो मैं लगाता हूं लेकिन मिलता नहीं है मुझे। एक दिन में 200, दिन के 100 भी देखा जाए, 50 भी देखा जाए तो ठीक ठाक मिल रहे हैं तुम्हें। और क्या, दिन के 100 भी तो 30 से मल्टीप्लाई करके 3,000 रुपये बन रहे हैं। हाँ हाँ, और क्या, इतने मिल रहे हैं, इतना तो खर्चा भी नहीं होगा तुम्हारा चलो खैर, तो बेसिकली ये सारी की सारी ट्रांसफर इनकम है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मेरे नेशनल इनकम के अंदर बिल्कुल काउंट नहीं होगी, क्योंकि इनके अगेंस्ट में कोई भी प्रोडक्टिव एफर्ट्स नहीं लगे हुए होते। खैर, शुरुआत में हमें पढ़ना था क्लासिफिकेशन ऑफ अ गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अ गुड्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, एंड नाउ प्रॉब्लम ऑफ अ डबल काउंटिंग, और इसको अवॉइड करने के कुछ एक मेथड्स भी हम बात करते हैं। तो जरा आराम से आओ, जरा आगे देखें। तो प्रॉब्लम ऑफ अ डबल काउंटिंग क्या होती है, जरा सुन लेते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से चीजों को देखते हैं, कंपैरेटिवली बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी हम लोगों को। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कोई भी पर्सन है मिस्टर ए, जो कि एक मैन्युफैक्चरर है। कौन है ये? मैन्युफैक्चरर, जो कि चीजों को बनाता है। तो सपोज करो उसने कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है जो बनाई है 800 रुपए की लागत में, और उसने वो जो कमोडिटी है वो किसी दूसरे इंसान को बेच दी है, मिस्टर बी को। अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि 800 में कुछ ना कुछ जोड़ा ही होगा अपना प्रॉफिट वगैरह। सपोज करो उसने 200 रुपए का प्रॉफिट ऐड करने के बाद इस कमोडिटी को कितने में बेच दिया? 1000 रुपए में। तो बी ने कितने में खरीदा? 1000 रुपए में। सपोज करो ये जो मिस्टर बी है, इसने फर्दर इस कमोडिटी को किसी तीसरे इंसान को बेच दिया, मिस्टर सी को बेच दिया, और कितने में बेच दिया? इसने खरीदा कितने में थे? 1000 रुपए में। तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा में ही बेसिकली इसको बेचेगा। सपोज करो इसने 300 रुपए का अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, और फाइनली मिस्टर सी के पास में ये कमोडिटी पहुंची कितने में? 1300 रुपए में। सपोज करो जो मिस्टर सी है वो सबसे शानदार है, वो बेसिकली इसको किसको बेच रहा है? फाइनल एंड कंज्यूमर, जो कि है मिस्टर डी। ये कौन है? ये है एंड कंज्यूमर। अब ऑब्वियस सी बात है, इसने 1300 में खरीदा था, तो जिसने भी अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया होगा, सपोज करो 700 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, और मिस्टर डी को ये कमोडिटी जो बनी थी कितने में? 800 रुपए में, मिल रही है कितने में? 2000 रुपए में। तो बेसिकली उसको पड़ा ही है 2000 रुपए की। अब ये हो क्या रहा है? तो वो बीच में मिडिल मैन आते जा रहे हैं, तो वो अपनी कीमत बढ़ाते जा रहे हैं, और यही कोशिश रखी जाती है कि आमतौर पर असल जिंदगी के अंदर ये जो मिडिल मैन होते हैं कम से कम रहें, जिससे कि चीजों की कीमत बहुत ज्यादा ना बढ़े। अच्छा, ठीक है। खैर, तो बेसिकली हमें तो कुछ और चीजें पढ़नी है। क्या चीजें पढ़नी है? जरा आराम से। हाँ भैया, अगली बातों को जरा ध्यान से सुन ले। बेसिकली ये जो मिस्टर ए ने बी को बेचा था, यानी कि बी ने खरीदा था, क्या खुद के अपने कंजम्पशन के लिए खरीदा था? जवाब है ना, रीसेल के लिए खरीदा था। मिस्टर बी ने किसके लिए खरीदा था? रीसेल के लिए खरीदा था। मिस्टर सी ने भी किसके लिए खरीदा था? रीसेल के लिए खरीदा था। मिस्टर डी ने किस लिए खरीदा है? ये तो कंज्यूमर है, कंजम्पशन के लिए। तो यानी जब ये गुड फाइनली कंज्यूमर के पास आया, तब हुआ ये आपका फाइनल गुड। यहां ये बना है फाइनल गुड। जब तक ये कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा था, जब तक ये आपके प्रोड्यूसिंग सेक्टर, ये दो तीनों के तीनों कौन है? ये तो बिजनेसमैन है। जब तक ये सारे के सारे आपके इन प्रोड्यूसर के पास ही फटक रहे थे, घूम रहे थे, तब तक तो था ये गुड कौन सा? इंटरमीडिएट गुड। तो जरा आराम से, इवन अपने आप में थियोरेटिकली एक टर्म ये भी होती है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन बाउंड्री। एक वर्ड होता है प्रोडक्शन बाउंड्री। क्या होता है प्रोडक्शन बाउंड्री? तो एक ऐसी लाइन जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के चारों ओर रहती है, वो होती है प्रोडक्शन बाउंड्री। एक ऐसी लाइन जिस बाउंड्री के अंदर जब तक गुड्स रहे तो इंटरमीडिएट कहलाता है, वो होती है प्रोडक्शन बाउंड्री। तो प्रोडक्शन बाउंड्री टर्म का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। ए लाइन अलोंग विद फार्म सेक्टर, अलोंग विद प्रोड्यूसिंग सेक्टर, वो होती है प्रोडक्शन बाउंड्री। या फिर आप बोल सकते हो कि गुड्स विद इन द एम्बिट ऑफ अ इंटरमीडिएट गुड। तो ये जो लाइन है जो इसको बाइफरगेट करती है, वो होती है आपकी प्रोडक्शन बाउंड्री। अगली बात जरा सुन लेते हैं। जब बात आएगी कि भाई नेशनल इनकम में मैं क्या ऐड करूंगा, अब वस्तु तो एक ही है, चीज तो एक ही है। ऐसा नहीं है कि यहां पर एग्जांपल में हमने मल्टीपल चीजें ली हैं ना, चीज तो एक ही है। बनी थी 800 में, धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है, पहले 1000 हुआ, फिर 1300 हुआ, फाइनली 2000 हुआ। तो हम नेशनल इनकम के अंदर इसकी कौन सी वैल्यू कंसीडर करने वाले हैं? तो सबसे आखिरी वाली, सबसे मैक्सिमम वाली। और यही कारण है कि जब हम अपनी नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं तो सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कंसीडर करते हैं। ये हमारी इंटरमीडिएट गुड इनको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स
कि वैल्यू वो होती है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, क्योंकि कंज्यूमर तो नहीं पहुंचाएगा ना आगे सामान को, तो कंज्यूमर तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू बन चुकी है। तो इवन ये जो गुड्स का बाइफरकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें भी ये बात आपको याद होनी चाहिए कि जो फाइनल गुड्स होते हैं ये आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, और जबकि ये जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं ये आपकी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। और अगर कर दिए तो, अगर कर दिए तो, यानी अगर 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 ये 2000 के साथ साथ हम ये इंटरमीडिएट गुड 1300 भी 1000 भी अगर ये कर दिए तो टेक्निकली ये एक ही चीज को दो बार काउंट करने जैसी बातें हो जाएंगी। तो बेसिकली यहां पर ये जो वर्ड है प्रॉब्लम ऑफ अ डबल काउंटिंग, होता क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, मीनिंग क्या है कि अगर वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंटरमीडिएट गुड मैं गलती से, करना नहीं चाहिए, अगर गलती से मैं काउंट कर लूं तो ऐसे में वो एक ही आउटपुट को दो बार काउंट करनी जैसी बातें हो जाएंगी, तो प्रॉब्लम ऑफ अ डबल काउंटिंग हो जाएगी। ऑब्वियसली प्रॉब्लम ऑफ अ डबल काउंटिंग नाम से ही पता लग रहा है कि ये गलती है, ये एक प्रॉब्लम है जो करना नहीं चाहिए, बट अगर कर दी तो है क्या वो आपको बताना है। तो इसका मीनिंग के तौर पर मैं क्या बोलूंगा कि काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ आउटपुट, किसी भी आउटपुट को काउंट करना। अब किसी भी आउटपुट यानी गुड्स के प्रोडक्शन को कितनी बार काउंट करना चाहिए, एक ही बार तो करना चाहिए, काउंट एक ही बार करना चाहिए। तो काउंटिंग ऑफ आउटपुट मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा बार काउंट कर लेना, ये होती है आपकी प्रॉब्लम ऑफ अ डबल काउंटिंग। अगर बात की जाए कि ये कब होती है, ये कब होती है, तो व्हेन कब हो जाएगी, तो व्हेन इंटरमीडिएट गुड्स जो होने नहीं चाहिए नेशनल इनकम में इंक्लूड, तो व्हेन इंटरमीडिएट गुड्स आर इंक्लूडेड, जब उनको गलती से आप इंक्लूड कर लोगे वाइल वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त आप गलती से इंटरमीडिएट गुड को काउंट कर लोगे तो आपके एक ही गुड एक से ज्यादा बार काउंट हो जाएंगे, तो ये है आपकी प्रॉब्लम ऑफ अ डबल काउंटिंग। इसको अवॉइड किया जाए, प्रॉब्लम को तो अवॉइड ही करेंगे ना, ठीक है, तो प्रॉब्लम को अवॉइड करने के मेथड क्या क्या हैं, तो मेथड क्या क्या हैं, मेथड बड़े आसान है कि या तो आप सीधा सीधा फाइनल गुड की वैल्यू ले लो। तो बेसिकली जो मेथड हैं वो दो हैं, दो क्या क्या हैं, एक तो ये है फाइनल आउटपुट मेथड, फाइनल आउटपुट मेथड, जिस फाइनल आउटपुट मेथड में तो ये कहा जाता है कि आप सिर्फ फाइनल वाली वैल्यू को ले लो, बाकी वैल्यू आपको देखनी नहीं है, बाकी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू आपको देखनी नहीं है, खाली फाइनल वाली वैल्यू ले लो। यानी यहां पर तो क्या बोला जाता है, यहां पर बोला जाता है ओनली कंसीडर द वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड, वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड को देखो भी मत। एक दूसरा तरीका भी है, जरा खुद सोचो, ये जो ये 2000 वैल्यू है, ये 2000 लेने का क्या कोई दूसरा तरीका भी है? अगर मैं सीधा ये ना लेकर कुछ और तरीके से बोलना चाहूं बात को, तो कैसे बोलूंगा, 2000 कैसे बना है हमारा, ओरिजिनल वैल्यू 800 प्लस इसका प्रॉफिट, प्लस इसका प्रॉफिट, प्लस इसका प्रॉफिट। और इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉफिट को क्या बोलते हैं बताओ, इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को आमतौर पर प्रॉफिट नहीं कहते बल्कि किसी दूसरे अच्छे शब्द, क्या किस नाम से, प्रॉफिट ही कहते हैं। हाँ, नेशनल इनकम में, इनकम मेथड में तो प्रॉफिट ही कहते हैं, लेकिन वैसे जनरली प्रॉफिट नहीं कहते हैं, कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड कहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का काम क्या है, वैल्यू घटाना या बढ़ाना, तो वैल्यू एडेड भी कहते हैं। यानी कि ये जो ये 200 रुपए है ये वैल्यू एडेड है, ये जो 300 रुपए है ये वैल्यू एडेड है, ये जो 700 रुपए है ये वैल्यू एडेड है। और इसी से ही हमारा दूसरा मेथड बनता है जिसका इस्तेमाल करके भी आप अवॉइड कर सकते हो डबल काउंटिंग। जो दूसरा मेथड है वह है वैल्यू एडेड मेथड। क्या लिख दिया है, तो वैल्यू एडेड मेथड, जहां वैल्यू एडेड मेथड में क्या होगा, क्या वैल्यू एडेड मेथड में मैं ऐसे बोलूंगा कि ये ले लो सबसे फाइनल वाली वैल्यू, नहीं, उसमें तो हम क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, सब कुछ लेंगे, क्या लेंगे, वैल्यू एडेड लेंगे, सबका क्या लेंगे, वैल्यू एडेड लेंगे। यानी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ में जिसने जितना जितना वैल्यू ऐड किया तो वो सबका टोटल कर देंगे हम। तो यानी यहां पर तो सम ऑफ ऑल वैल्यू एडेड, जो जो मिडल मैन आया, जिसने अपनी जितने ज्यादा वैल्यू एडेड किया उसका सबका सम टोटल ऑफ ऑल वैल्यू एडेड, ये 700 लेंगे, 300 लेंगे, 200 लेंगे। और ये क्या है, ये क्या है, ये है बेसिकली ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली सम ऑफ ऑल वैल्यू एडेड अलोंग विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो जितना बनाने में लागत आई और बनाने में लागत के बाद में जिसने जितना जितना प्रॉफिट ऐड किया वो सबको आप ऐड कर दो, तो वैल्यू एडेड मेथड
बन जाता है हमारा। तो ऐसे करके बातें हैं, बताओ जी कि बात समझ में आ गई है क्या? पक्का? हाँ, क्या सही में क्या? हाँ हो गया। अरे हाँ हो गया। और ये पेपर में आया हुआ है, ये काफी बार आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है, ठीक है। 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन में आता है। कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, नहीं तो हाँ ये तो मैं भेज ही दूंगा। नहीं तो ये जो अब आगे का हिस्सा है ये करेंगे हम कल। रात चुप हो जाओ। उसमें एक बार मैंने शुरू कर दिया वो खत्म नहीं होगा, मतलब टाइम लगता है उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर, इसलिए। हाँ नहीं, बच्चों का तो ये है, बच्चे तो कल भी नहीं आएंगे। अभी तो मैथ्स का स्ट्रेस मना रहे हैं ना सब। पता नहीं मुझे, अकाउंट्स में थोड़ा बहुत एक आधा तो नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है जी। जिसमें से ये वाली चीज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चीज़ नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है क्या नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आपने पूरे साल पेपर में भी देखे हुए होंगे, कई बार एक सेंटेंस सा लिखा हुआ आ जाता है और पूछते हैं कि बताओ इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, ऐसे करके, है ना। हाँ तो ये आता है आमतौर पर, ठीक है जी। तो इसको क्या ऑनलाइन वाले में आया था